नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल कहानी निकिता की ज़ुबानी में। आज की हमारी कहानी है खूनी हवेली। जो जाएगा वो पछताएगा। शायद शहरों में ये सब ना सुना जाए या फिर इस बात पे कोई गौर नहीं करता, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूतों का राज चलता है, प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पे तो भूतों का डेरा होता है। वहाँ आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर होता है। कुछ खंडर हवेली आज भी वीरान पड़े हैं क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है। प्यासी आत्माओं का वास होता है वहाँ। ऐसे ही एक हवेली थी चंदनगढ़ में। खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके पास नहीं भटकते थे। जानवर भी दुबक के भाग आते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसानों को भी मार देता और जानवरों ने शिकार की ऐसी खबर फैला देता। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उस हवेली में वापस आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाके छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहां आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतारा और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पे फेंक दिया, ताकि सब लोग समझ जाएं कि शिकारी अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ न कोई हवेली थी न कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसको नजर आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वही लोग जानते थे। हवेली अब तक ना तो किसी को दिखी थी, न वो डरावने शिकारी का खूनी भूत। अब अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत जोरों की हो रही थी। शहर के अंदर कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने वाले को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी वो हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर की कड़की, उसकी आवाज से गाड़ी में ब्रेक लग गया। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहां थोड़ी देर रुककर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है और रास्ता भी नया है। कुछ और परेशानी ना हो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार हवेली थी वो। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे कि हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, भैया क्या यहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? बारिश बहुत है और हम यहाँ नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपना ज़रूरी सामान साथ में लेकर बाकी का सामान गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे अंदर से। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने की सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। बड़ी सी मूछें, हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने ज़माने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा। रहा नहीं गया तो सागर ने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं? और बाबा क्या तुम यहीं हवेली में रहते हो और वो भी अकेले? वो बूढ़े ने सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ, ये इस हवेली का मालिक था।
कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाया। सागर ने फिर से एक सवाल किया। वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियाँ उतर कर आ रहे थे, तो फिर ये दरवाज़ा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे सामने गए, ऐसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, बहुत ही गुस्से से। एकदम से सबकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिली थी थोड़ी देर के लिए। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो थोड़े डर गए थे। वो सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेके गया। वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सोता, बोल रहा था कि उसको किसी ने नहीं बुलाया। उनको आदत होती है, लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। रमेश, सागर और शिरीष तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफ़ी गर्म कमरा था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जाग गए। शिरीष को कोई सपना आया था। वो बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लगा, इसलिए उन्होंने शिरीष को समझा के शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ ही गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। डर के मारे सबको बड़ी ज़ोरों की प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाया गया था, जो कि एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज़ जा नहीं रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर फ़ोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे, ये समझ आ गया था। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाज़ा था नहीं, ना कोई खिड़की। सब लोग ऊपर चले गए। वहाँ से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा कि हिम्मत नहीं हो पाई। ये सब क्या हुआ, यह सोच के वो आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, न खाने का कुछ था न पीने का। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें, यही सोच के खुद पागलों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकरा के उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? जानवर हो गया? सागर की बात का कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास कुछ थम सी गई। लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी।
शिरीष और रमेश में न जाने शैतान समा गया था। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दे दिया था। वो उसको काट रहे थे और खून को पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। इतने दिनों का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीना और मांस खा के वे दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर की लाश में से खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वो शिरीष और रमेश बगल के कमरे में जाके सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सर किसी नारियल की तरह फूट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता, कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाज़ा खुल गया हवेली का। कर जैसे सालों से बंद पड़ा था। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकल कर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी। वहाँ तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। ए ड्राइवर! ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है। जी साहब। दरवाज़ा खोल के बाहर आता है। वो रमेश को उठा के गाड़ी में बैठाता है। साहब, बाकी लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में। और जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है, पूरा चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली थी ही नहीं। सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे था। खुद पागलों जैसा महसूस करने लगा था रमेश। तभी, हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं ड्राइवर? शंकर चिल्ला के ड्राइवर पे चढ़ने लगा। साहब, हम सब कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर के बोल रहा था। अब मानो उसके अंदर खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था? सपना या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्तों का क्या हुआ? वो तो बस जानना चाहता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने ज़रा डर के उसके कंधे को हाथ लगाया। साहब, वो गाड़ी की सीट पे ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ, दोस्त कहाँ गए, किसी को कोई पता नहीं चला। ये सारे राज वो अपनी मौत के साथ ही दफन कर गया। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल कहानी निकिता की ज़ुबानी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।